हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल स्टेट जुडिशरी। ऑल स्टेट जुडिशरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 9 सितंबर 2024। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने काफ़ी सारी सोर्सेज से यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स को सम अप किया है। सो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम पहली न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ हमारी बन जाती है कि पार्लियामेंट्री कमेटी लाइकली टू बी सेट अप बाय सितंबर 20, यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है हमारी वो सेटअप होने वाली है 20 सितंबर को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इन्होंने बोला है कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट आर लाइकली टू बी फाइनलाइज बाय सितंबर 20 एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू रीच आउट टू वेरियस पार्टीज ऑन संडे सैड एंड इन्फॉर्म्ड सोर्सेज। यानी कि किरण रिजिजू ने क्या बोला है कि हम क्या करने वाले हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी को एक फॉर्म करने वाले हैं। तो इतनी हमारी न्यूज़ बन जाती है। बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारा जो है ये पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली हमारी ये पॉलिटिका मुद्दा है। हम बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी की, इसमें दो तरीके की कमेटी होती है फ्रेंड्स, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी होती है, एड हॉक कमेटी होती है। और मैं आपको बता दूं जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी होती है वो हमारी परमानेंट नेचर की कमेटी होती है। ये हमारी परमानेंट नेचर की कमेटी होती है। एंड सेकेंड हमारी जो एड हॉक कमेटी होती है वो हमारी टेम्परेरी कमेटी होती है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में है। अब हम बात करें स्टैंडिंग कमेटी की, तो स्टैंडिंग कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। क्या करता है ये, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ पब्लिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये हमारी जो है स्टैंडिंग कमेटी बनती है। अब जैसे कुछ कमिटीज़ ऐसी हैं जिनके हम नाम बता देते हैं, जैसे एस्टिमेट्स कमेटी हो गई है ना। इसके अंदर हमारे टोटल मेंबर्स होते हैं 30 और 1 साल का इसका टेन्योर होता है। और ये जो है इलेक्टेड किया जाता है बाय लोकसभा, यानी कि जो नॉमिनेट और इलेक्ट किया जाता है इसको लोकसभा से किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसके अंदर जो है हमारे 22 नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं और ये भी हमारा इलेक्टेड किया जाता है। ये दोनों हाउसेस के द्वारा इलेक्ट होता है, राज्यसभा प्लस लोकसभा, यानी कि दोनों हाउसेस द्वारा ये कमेटी हमारी क्या होती है, नॉमिनेट होते हैं इसके मेंबर्स। फिर हम बात करें कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें भी हमारे 22 मेंबर्स से 1 साल का टेन्योर है और इसमें भी हमारे दोनों हाउसेस ही इसके मेंबर को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। फिर हम बात करें कमिटीज़ टू इंक्वायर, कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमिटीज़ रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ हाउस कीपिंग कमिटीज़ और सर्विस कमिटी। ये सभी कमिटीज़ हमारी फ्रेंड्स आ जाती हैं परमानेंट नेचर की कमेटी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग कमेटी हम बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं एड हॉक कमिटीज़ की। तो एड हॉक कमिटीज़ हमारी परमानेंट कमिटीज़ टेम्परेरी कमिटीज़ होती हैं। ये हमारी क्या होती हैं, टेम्परेरी कमिटीज़ होती हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। यानी कि जब हमारा क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है हाउस, तो कभी कुछ इमरजेंसी होती है तब हम क्या करते हैं, एक मतलब इसमें भी दो तरीके के टाइप्स होते हैं फ्रेंड, जैसे कि हमारा इंक्वायरी कमिटीज़ हो गई या फिर एडवाइजरी कमेटी हो गई। ये हमारी एड हॉक कमिटीज़ के अंदर आ जाती हैं। जैसे हम बात करें एड हॉक कमिटीज़ की, सेलेक्ट एंड जॉइंट कमिटीज़ ऑन बिल, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा। तो ये हमारी क्या होती हैं, एड हॉक कमिटीज़ होती हैं। फिर हम बात करें पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की, तो इनका क्या नेचर होता है और क्या इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है फ्रेंड्स, हमारा मेनली क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज और एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। सो इम्पोर्टेंट टर्म हमारी ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के फीचर्स क्या होते हैं। पहली चीज़ हमारी क्या हो जाती है कि ये हेल्प करता है स्क्रूटनाइज करने में बिल्स को और रिव्यू करता है सभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। फिर हम बात करें सेकंड इसकी फीचर की, तो ये क्या करता है कि कुछ जो हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा पब्लिक अकाउंट हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी कि हमारा जो है प्रॉपर तरीके से क्या
अकाउंट से, यानी कि कितना हमारा क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, क्या हमारा इस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी कि इकोनॉमिक को हमारी कंसर्न करती है। ठीक है, फिर हम बात करें थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो क्या करता है, मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर अपॉइंटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं इस कमेटी के वो अपॉइंट करे जाते हैं स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दीज कमिटीज हैव द पावर टू समन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सीक देयर व्यूज ऑन वेरियस इशूज, यानी कि कुछ इशूज ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की भी राय लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये इसको समन कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो क्या कहता है, रिपोर्ट ऑफ दिस कमेटी आर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन एंड फर्दर एक्शन, यानी कि जो भी इस कमेटी की रिपोर्ट होगी वो कहाँ जाएगी हमारी फ्रेंड्स, पार्लियामेंट में, यानी कि ये पार्लियामेंट में पेश की जाएगी और फिर इसके ऊपर क्या होगा, डिस्कशन होगा कि हमें आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सपोज करो इन्फ्लेशन आता है तो हमें क्या, इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने होंगे, ये सभी डिस्कशन हमारा कहाँ होने वाला है, हमारा ये पार्लियामेंट के अंदर होगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड ये टॉपिक हमारा हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी प्लस हमारा जुडिशरी। अब जैसे हम बात करें कि क्या है न्यूज़ के अंदर, सैटर्न्स रिंग टू डिसअपीयर इन 2025, विल दे रिटर्न, रीड अबाउट इट, यानी कि जो हमारा प्लैनेट है, जैसे हमारा एक पूरा प्लैनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे कभी क्या हुआ करते थे, 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स यहाँ पर रह गए हैं। अब हमारे टोटल फ्रेंड्स 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि हमारा जो प्लूटो था, प्लूटो हमारा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम बात करें यहाँ पर, ये जो हमारा सैटर्न है, ये सैटर्न हमारा फ्रेंड्स 6th नंबर का प्लैनेट है, 6th नंबर का। और ये क्यों है न्यूज़ के अंदर, ये बात कर रहे हैं कि इसके डिसअपीयर होने की, ये बोल रहे हैं कि 2025 में हमारा जो है सैटर्न क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि दिस हैपन बिकॉज प्लैनेट रोटेट्स ऑन एक्सिस tilted by 26.7 डिग्री एंड द व्यू ऑफ इट्स रेंज फ्रॉम अर्थ चेंजेस विद टाइम। देखो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि हमारा जो है सैटर्न, ये हमारा सैटर्न है, सैटर्न की बात कर रहे हैं हम न्यूज़ में। तो सैटर्न हमारा क्या है, 6th प्लैनेट है, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। और क्या होता है, इसके चारों तरफ एक ये रिंग बन रहा है, ये इसकी स्पेशल क्वालिटी है, इसके चारों तरफ ये रिंग बन रहा है। तो न्यूज़ में क्या है कि ये रिंग जो है हमारा 2025 में क्या होने वाला है, डिसअपीयर होने वाला है। यानी कि क्या ये परमानेंटली डिसअपीयर हो जाएगा या फिर परमानेंटली डिसअपीयर नहीं होगा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमारा सैटर्न है यहाँ पर, इसको मैं इसमें ही बता देती हूँ इस वाले में। अब आप देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा सैटर्न है। अब सैटर्न हमारा क्या होता है कि टिल्ट होता है, टिल्ट यानी कि थोड़ा सा ऐसे मूव करता है। अगर ये इस तरीके से ऐसे मूव करता है या फिर इस तरीके से मूव करता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, हम यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो हमें ये क्लियरली नहीं दिखेगा, यानी कि इसका जो बेल्ट है, ये जो पट्टी है, ये कैसी लगेगी, हमें ऐसा लगेगा जैसे ये डिसअपीयर हो गई है, यानी कि अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं। इसीलिए ये इसको बोल रहे हैं कि ये डिसअपीयर हो जाएगा 25 में, बट ये परमानेंटली डिसअपीयर नहीं होगा, ये सिर्फ कुछ ही टाइम पीरियड के लिए होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है हमारा, ये शो कर रहा है हमारा इस तरीके से, इसके चारों तरफ क्या होते हैं हमारे फ्रेंड्स, स्टोन्स होते हैं, ये सब पत्थर वगैरह इसके चारों तरफ हमारे होते हैं। एंड क्या बोलते हैं कि इसकी ग्रेविटी की वजह से क्या होने वाला है, कुछ टाइम बाद ये परमानेंटली भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसके चांसेस है, लेकिन अभी नहीं है, काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि ये जो पत्थर वगैरह है ये अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि सैटर्न जो है हमारा, ये सैटर्न है हमारा, और ये कितना डिस्टेंस रखता है, 74,900 MI, 120,600 किलोमीटर, ये हमारा इसका सैटर्न का प्रॉपर तरीके से बता दिया गया है।
अब हम बात करते हैं सैटर्न के बारे में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, इनके बारे में जानते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सैटर्न है हमारा 6th प्लैनेट है फ्रॉम सन एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो हमारा क्या है, सैटर्न है। एंड क्या है ये, 6th प्लैनेट है हमारा, अगर हम सन की दूरी से इसकी बात करें। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल रिंगलेट्स। सैटर्न इज यूनिक अमंग द प्लैनेट्स, यानी कि इसकी जो यूनिकनेस है ना, जो ये थोड़ा मैग्निफिसेंट है, थोड़ा ब्यूटीफुल है, ये किस लिए है, क्योंकि ये इसकी बेल्ट की वजह से इतना खूबसूरत लगता है, इसीलिए इसको हम यूनिक प्लैनेट भी बोलते हैं। और इसके चारों तरफ क्या होता है कि हमारे रॉक, यानी कि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं इसके, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा पैटर्न बना लेता है। अब हम बात करते हैं जुपिटर एंड सैटर्न की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं हमारे फ्रेंड्स, और ये टॉपिक हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करें, जो हमारा जुपिटर है वो हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है, और क्या है, इसका डबल है, डबल मास है इसका, बहुत ज़्यादा मैसिव है ये। एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का सैटर्न, यानी कि सैटर्न हमारा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। और इसको क्या लगता है, टाइम पीरियड जो है इसका, जो स्पेस का इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो है 29.5 अर्थ ईयर्स, यानी कि इतने साल इसमें लग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड, 365 डेज होते हैं हमारे, और जो हमारा ये है क्या कहते हैं, अर्थ है, ये चारों तरफ हमारा चक्कर लगाता है 365 डेज के अंदर, यानी कि सन से। ऐसे ही हमारा ये है सैटर्न, तो इसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि अर्थ से इसको 29.5 अर्थ ईयर्स लग जाएंगे एक चक्कर लगाने में, तो आप सोच सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको कि इसके पास जो मून है, पहले क्वेश्चन आता था कि सबसे ज़्यादा मून कौन से प्लैनेट के पास है, तो पहले आंसर होता था जुपिटर, बट अभी कुछ डिस्कवरीज हुई हैं सैटर्न के ऊपर, तो जिससे हमें पता चलता है कि सैटर्न के ऊपर सबसे ज़्यादा मून है, सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास मून है, जो लगभग हमारे 145 है। फिर हम बात करते हैं कि इसका कंपोजिशन कैसा है, दोनों के पास ही हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस है। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। फिर ये बहुत ज़्यादा जायंट है, जायंट का मतलब ही यही होता है बड़ा, यानी कि मैसिव। और यहाँ पर कुछ मिशंस भेजे गए थे, आप इनको याद रखिएगा, ये भी हमारे इम्पोर्टेंट मिशंस हैं इसको लेकर के, सैटर्न को लेकर के। सैटर्न पर हमारा पहला गया था पायनियर 11 एंड वोएजर्स 1 एंड 2 फ्लू बाय, बट जो हमारा कैसिनी था ये हमारा 294 टाइम्स भेजा गया फ्रॉम 2004 टू 2017। अब आप ये देखिएगा कि जो हमारा अर्थ है ये क्या है, ये अभी हमारी पिक्चर है, और ये क्या होने वाली है, अर्थ की पिक्चर हमारी ऐसी होने वाली है कुछ टाइम बाद। क्या अर्थ भी हमारा जुपिटर सैटर्न की तरह इसमें खूबसूरत लगने वाला है, तो आंसर है हमारा नो, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ जो है ये कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा होने वाला है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो सैटेलाइट सिस्टम है वो वहाँ पर क्या कर रही है, काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर को वहाँ के ख़राब कर रही है। तो इसलिए काफ़ी मिशन भी हमारे चलते आ रहे हैं जिसमें क्या है कि हम उनको रीयूज़ कर लेंगे दोबारा से, जो हमारे वहाँ पर रॉकेट्स जा रहे हैं या फिर जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह हैं। तो देखिए आप, ऐसी पिक्चर बन सकती है अर्थ की, ये खूबसूरत रहने वाली नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे काफ़ी मिशन वगैरह चल रहे हैं जो इसको रोक सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन भी एक आया था हमारा, ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी में आया था फ्रेंड्स, कि जो ये पेयर है कौन सा इसमें करेक्टली मैच करता है। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा स्पेस क्राफ्ट है, यानी कि ये हमारे क्या थे, मिशंस थे, ये हमारे मिशंस थे, और इनके क्या क्या पर्पस थे कि क्या ये सही मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कैसिनी हुईजेंस यानी कि क्या करता है, ऑर्बिट में जाता है, किसकी, ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग, नो, ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारा क्या था मिशन, ये हमारा सैटर्न के ऊपर गया था मिशन। तो पहला तो हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। फिर सेकंड है मैसेंजर, क्या आता है, मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मरकरी, ये हमारा ठीक है।
वोएजर 1 एंड 2 क्या करता है, एक्सप्लोर करता है हमारा आउटर सोलर सिस्टम को। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट, 2 एंड 3 ओनली। फिर हम बात करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, जो हमारी इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो हमारी थर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, कि गवर्नमेंट डिसॉल्व पैनल ऑन स्टैटिस्टिक्स सर्वे एमिड डिलेड सेंसस। यानी कि अभी हमारी जो है सेंसस हुई नहीं है। हम कौन से सेंसस पढ़ते हैं, 2011 वाली हम सेंसस पढ़ते हैं। तो अभी तक हमारी क्या होनी थी, अभी हमारी जो सेंसस होनी थी वो 2021 में होनी थी, बट वो हुई नहीं। किस वजह से नहीं हुई, ड्यू टू कोरोना वगैरह की वजह से काफ़ी इशूज़ हो गए थे, तो हमारी जो है ये सेंसस नहीं हुई थी। बट स्टिल 3 साल हमारे बीत चुके हैं, और उसके बाद भी ये राइटर क्या कहते हैं यहाँ पर, कि जो यूनियन मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स की, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ क्विकली डिसॉल्व द 14 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी। अभी हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, ऊपर स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पढ़ा था, जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, और ये कैसी होती है, परमानेंट नेचर की होती है, आप यहीं पर देख सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं SCOs, हेडेड बाय इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ द कंट्री प्रणब सेन। ये हमारे प्रणब सेन है। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, जो हमारी ये कमेटी थी ये डिसॉल्व हो गई है। यानी कि अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि सेंसस होगा या नहीं होगा, लेकिन अब हमें पता चल गया कि अभी सेंसस और नहीं होने वाला है। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला है कि अभी मुझे इतना नहीं पता, सिर्फ मुझे क्या पता चला है ईमेल से कि ये कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया है। ये हमारी अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है फ्रेंड्स, कि ये हमारी न्यूज़ इतनी खास नहीं है, लेकिन इसका जो हमारा बैकग्राउंड है, जैसे यहाँ पर किसकी बात करी गई है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, वो मैंडेटेड है टू रिव्यू द फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज दोज पर्टेनिंग द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। यानी कि जो हमारा क्या होता है, 2 टर्म है हमारी, SCES और दूसरी है SCOS। यानी कि जो E है ये डिनोट कर रहा है इकोनॉमिक को। तो ये वाली कमेटी हमारी क्या बताती है कि कितनी ग्रोथ है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री हमारी कहाँ पहुंची, ऑयल प्रोड्यूसिंग या फिर हमारी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये उन सब चीज़ों को बताता है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सभी चीज़ें हमारी ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है। फिर हम बात करते हैं जो हमारी सेकंड इम्पोर्टेंट कमेटी होती है, वो हमारी होती है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। यानी कि जो किसकी बात करती है, स्टैटिक्स की बात करती है। और ये क्या होती है, इट हैज़ एनहेंस्ड टर्म ऑफ रेफरेंस दैट इनेबल इट टू एडवाइज द ministry not just on all existing survey data and sets but also identify areas where data gaps exist। यानी कि कहाँ पर हमारा डेटा गैप एग्जिस्ट कर रहा है और कहाँ सर्वे होना चाहिए, या फिर स्टडी टू फाइंड ट्यून न्यू अप्रोचेस फॉर कैप्चरिंग बेटर डेटा। ये सभी हमारा इसका काम हो जाता है। अब हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है फ्रेंड्स। ये हमने कहाँ से, PIB से हमने इसको लिया है। PIB हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉडी है, ये है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इससे काफ़ी अच्छी हमें न्यूज़ देखने को मिल जाती है, जो कभी कभी हमारे न्यूज़पेपर में कवर नहीं होती है। तो हमने ये डेटा यहाँ से लिया है। हम बात करते हैं PIB की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, सेक्रेटरी MITY लॉन्चेस सेकेंड cohort of startup accelerators of MEITY for product innovation development and growth समृद्धि। यानी कि समृद्धि क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी है समृद्धि स्कीम्स के बारे में बात हो रही है हमारी। तो समृद्धि स्कीम क्या करती है, 125 सेटअप्स विल बी सिलेक्टेड एंड सपोर्टेड थ्रू पोटेंशियल एक्सेलरेटर्स टू प्रोवाइडेड विद द फंडिंग सपोर्ट एंड मेंटोरशिप। समृद्धि स्कीम है हमारी। अब ये क्या करता है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेक्रेटरी लॉन्चेस द सेकंड कोहॉर्ट ऑफ स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्कीम। इसके लिए क्या करते हैं, डेवलप करने के लिए इसको सेटअप करते हैं। क्या सेटअप करते हैं ये लोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
ये क्या करता है, ये प्रोग्राम से एक्सेलरेट करता है हमारी नेशनल पॉलिसी को जो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है और ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से काम करे। और ये क्या करती है, ये स्कीम हमारी लॉन्च हुई थी 2021 में, और ये सपोर्ट करा इसने 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को। और इसका जो स्टार्टअप था वो हमारा 99 करोड़ का था ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। और ये क्या करती है, सभी एग्जिस्टिंग अपकमिंग जो एक्सेलरेटर्स हैं उनको सेलेक्ट करती है, आईटी बेस्ड स्टार्टअप स्केल सबको देती है। इस तरीके से ये हमारी जो है समृद्धि स्कीम हेल्प करती है। और इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे शुड बी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ये सभी इसकी शर्तें हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो हमारी बात करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमारा पीआईबी से हमने इसको उठाया है। अब क्या होता है कि जो हमारी नेशनल टेस्ट हाउस साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडिया। प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन नॉट टू फेल बट टू लास्ट। कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी MOU इज फॉर मार्केट सर्विलेंस एंड डिपेंडेबल टेस्टिंग पावर सेक्रेटरी, यानी कि ये हमारी बात करती है नेशनल टेस्ट हाउस की। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टर्म है। अब क्या होता है कि जो हमारा ये होता है नेशनल टेस्ट हाउस, रिसेंटली इसके रिगार्डिंग क्या हुआ है, एक मेमोरेंडम साइन किया गया है किस किस के बीच, NTH के और ब्यूरो ऑफ एनर्जी यानी कि BEE के। क्या करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को पूरे इंडिया के अंदर बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये दो यहाँ पर एक मेमोरेंडम साइन करते हैं NTH और BEE, किस चीज़ के लिए, ताकि हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारा कम यूज़ हो और हमें पावर ज़्यादा मिले। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं अबाउट नेशनल टेस्ट हाउस। इट इज़ अ पैरामीटर इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये काम करती है हमारे किसके अंडर में वो काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक, मतलब ये इसके अंदर में भी काम करती है। इट इज़ द पायनियर गवर्नमेंट एंटिटी इन इंडिया फॉर ड्रोन सर्टिफिकेशन, और इसमें क्या होता है, ड्रोन सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। और इसकी हमारी जो ब्रांचेज है ये कहाँ कहाँ है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर, गुवाहाटी एंड वाराणसी, यहाँ इसकी सभी क्या है, ब्रांचेज हैं। और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिड्यूस करता है एनर्जी इंटेंसिटी को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो हमारी किसको लेकर के हैं, सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम को लेकर के है। और क्या है न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ के अंदर हमारा क्या है कि रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी EPF हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS फॉर द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995। यानी कि हमारा जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है क्या कर रहे हैं, ये लोग ये एक पेंशन पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं, सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता था कि जो हमारे बैंक थे, एक पर्टिकुलर बैंक से ही, एक पर्टिकुलर एरिया के ही लोग क्या करते थे, पेंशन निकाल सकते थे। बट अब क्या होगा, कहीं से भी, किसी भी बैंक से, किसी भी एरिया के अंदर क्या है, अपनी पेंशन को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस स्कीम के अंदर आ जाती है। फिर हम बात करें कि इस स्कीम के लिए क्या होगा, इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल होगा। तो इस स्कीम के लिए जो है कम से कम क्या होना चाहिए कि मेंबर होना चाहिए EPFO का, यानी कि इस स्कीम का मेंबर होना चाहिए और उसने अपनी सर्विस के अंदर 10 ईयर्स कंप्लीट करे हों, और उसकी कम से कम जो है एज जो है कहाँ तक की होनी चाहिए, 58 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। और जिन लोगों की एज 60 ईयर्स होगी उनको थोड़ा सा 4% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लगभग हमारे, अगर किसी को 50 ईयर्स की एज में भी बेनिफिट चाहिए या फिर वो विड्रॉ करना चाहता है अपनी पेंशन को, तो यहाँ थोड़ा सा अमाउंट उनका कम हो जाएगा। फिर इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसके फ्रेंड्स बेनिफिट काफ़ी सारे होने वाले हैं इन लोगों को। जैसे कि क्या करेगा ये, डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन थ्रू आउट द, यानी कि पूरी इंडिया में कहीं भी
कैसे भी किसी भी बैंक से ये क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और एस्टिमेटेड इसमें 78 लाख EPFO EPS पेंशनर एंड विल पर्टिकुलरली बेनिफिट रिटायरीज। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, रिटायरीज को, जो रीलोकेट टू देयर होम्स आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जो रिटायरमेंट के बाद अपने घरों से क्या हो जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो हमारी बात करती है कि हमारा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। ये हमारा बात क्या करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हमारा। ये बात करता है सिग्निफिकेंस ऑफ द चाइना होस्टेड FOSAC यानी कि FOCAC समिट विद 53 अफ्रीकन कंट्रीज इन द अटेंडेंस। यानी कि क्या हो रहा है कि जो हमारा चाइना है वो हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, आपको पता है, कल भी हमने इसका एक आर्टिकल डिस्कस किया था। तो ये एक टर्म है हमारी FOCA, ये क्या होती है, फॉरेन ऑन चाइना अफ्रीका कॉरपोरेशन, ये है हमारी टर्म। तो इसमें क्या होता है कि सभी जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, और हमने आपको बताया था कि जो ये अफ्रीका के साथ है काफ़ी कनेक्शन बनाना चाह रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें करना चाह रहा है, काफ़ी फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो ये जो है यहाँ पर होस्ट करते हैं इसको, FOCA को, CAC को। तो इसमें क्या करते हैं कि सभी यहाँ पर अफ्रीकन नेशंस यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और ये कंडक्ट करी जाती है हर 3 इयर्स के अंदर। क्या है ये, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन चाइना एंड अफ्रीकन मेंबर्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, ये एक टर्म है एस्वातिनी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एस्वातिनी। ये एक कंट्री है, और ये कंट्री जो है हमारा क्या है, अफ्रीकन नेशन का मेंबर है, लेकिन ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो हमारा FOCAC है, इसमें जो है हमारा ये कंट्री जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब आप मैप के अंदर देख सकते हैं, ये हमारा अफ्रीकन नेशन है, ये हमारा अफ्रीका है, और ये सभी जो है इसकी अफ्रीका के आसपास के सदस्य देश हैं, आप ये देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स देखिए आप, ये इटावी कहाँ है, इस्वातिनी हमारा ये इधर वाले एरिया में आ जाता है। तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है FOCAC के अंदर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो हमारे द हिंदू के आर्टिकल के पेज नंबर 1 पर है। इसमें क्या हो रहा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी टू होल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। यानी कि देखो फ्रेंड्स, आजकल हमारा जो है क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ काफ़ी न्यूज़ में बन रही है, तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करी गई है। तो यहाँ पर क्या है, PAC हैज़ पिक्ड 160 सब्जेक्ट टू डेलिब्रेशन ड्यूरिंग इट्स tenure which include revive of regulatory bodies like SEBI and TRAI। अब आप इसको छोड़ करके आप मेन चीज़ पर आइए। हमारा मेन चीज़ क्या होता है कि ये हमारी जो कमेटी है ये इंपॉर्टेंट होती है। इट सर्व्स एज चेक ऑन द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर एक्सपेंडिचर बिल। ये क्या करती है हमारी कमेटी, ज़्यादा क्या किस चीज़ को देखती है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्चा है, इस चीज़ को सारा देखती है। और ये कौन रिपोर्ट करता है, इसको कौन एग्जामिन करता है, हमारा CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है हमारा क्या करता है, ये हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और ये इन्वेस्टिगेशन करता है इसके अंदर। और जो मेन चीज़ है इसमें क्या करते हैं, मनी ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट हैज़ बीन स्पेंड बाय गवर्नमेंट विद इन स्कोप ऑफ डिमांड। यानी कि जो डिमांड थी उसके अंदर कितना पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ, ये सब हमारी जो है ये कमेटी बताती है। और इस कमेटी का जो जेनेसिस है वो ये है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी है हमारी। और इसका जो था ये हमारी 1921 के अंदर क्या हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी 1950s में। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, यानी कि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, मिसेस निर्मला सीतारमन। तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये इसकी चेयरपर्सन होंगी। एंड इट्स सेक्रेटरियल फंक्शन वर लुक्ड आफ्टर बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट लेटर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये इसमें इतनी बात हो जाती है।
फिर क्या होता है कि विद द कमिंग इनटू फोर्स of the Constitution of India on 26 January 1950 the committee became parliamentary committee। और क्या होता है 26 जनवरी 1950 में ये कमेटी हमारी क्या बन जाती है, पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है। और किसके कंट्रोल में होती है, ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीकर के कंट्रोल में होती है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, आप इसको देख सकते हो। इसमें मेंबरशिप क्या होती है, 22 इसमें मेंबर्स होते हैं, 15 इसके इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के द्वारा, और 7 कम से कम 7 हमारे जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 जो है हमारे राज्यसभा यहाँ इलेक्ट करती है। और 1 साल का यहाँ पर टेन्योर होता है, जैसे कि अभी हमने अपनी पहली न्यूज़ में देखा था। ये सब आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लॉस एंड डैमेज फंड LDF की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा LDF क्या है, हमारा लॉस एंड डैमेज फंड है। ये क्या है कि द क्रूशल कन्वर्सेशन हैज recently emerged around the whether some national entities can seek compensation through the United Nations Framework Convention, Climate Change, UNFCCC, Loss and Damage Fund LDF। यानी कि जो LDF है फ्रेंड्स हमारा, ये बना था हमारा जब हमारी क्या हुई थी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुई थी। तो ये डैमेज फंड भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बनाया गया था। अब क्या होता है, हमारी टू टाइप्स की कंट्रीज होती हैं, एक होती हैं डेवलप्ड और दूसरी होती हैं हमारी डेवलपिंग, जिसके आगे लगता है ING और जिसके आगे लगता है ED। तो क्या होता है, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो इस फंड के अंदर क्या करती हैं, वॉलंटरी पेमेंट करती हैं। आप ये देख के चल सकते हैं कि ये क्या करती हैं, वॉलंटरी पेमेंट करती हैं, यानी कि अपनी मर्जी से, अप टू देम, यानी कि वॉलंटरी पेमेंट करती हैं जो भी देश क्या हुए हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। यानी कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, और गर्मी की वजह से क्या होता है, हमारा फ्लड्स आते हैं और जगह जगह सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान होता है, पेड़ पौधे सब हमारे नष्ट हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा लोगों के घर ये भी हमारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं फ्लड के कारण। तो ये हमारे सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं जो सफ़र कर रही हैं हमारा, स्पेशली पुअर कंट्रीज़, जैसे कि हमारा क्या हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि जो अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई है। अब क्या होता है, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो इस चीज़ को झेल लेंगी क्योंकि काफ़ी अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ की उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं। बट जो पुअर नेशंस हैं हमारे, वो इस चीज़ को ईजिली झेल नहीं सकते। इसीलिए हमारा जो है, जब हमारा ये हुआ था UNFCCC कॉन्फ्रेंस COP27 इजिप्ट के अंदर, तो इसको भी यहाँ बनाया गया था लॉस एंड डैमेज फंड को, जो क्या करता है कि कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री अगर इस तरीके का इकोनॉमिक लॉस फेस करती है या फिर नॉन इकोनॉमिक लॉस, जैसे कि साइक्लोन वगैरह से क्या हो जाता है, आसपास के घर जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, या बायोडाइवर्सिटी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो यहाँ से ये फंड रेज कर सकते हैं। इतनी बात हो जाती है इस न्यूज़ को लेकर। फिर हम बात करते हैं इंटरपोल की, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज के सभी टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इंटरपोल हम जानते हैं ये क्या है न्यूज़ के अंदर। इंटरपोल इशू हाईएस्ट एवर 100 रेड नोटिसेस लास्ट ईयर ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट CBI, यानी कि इंडिया की रिक्वेस्ट पर इंडियाज रिक्वेस्ट CBI यहाँ टर्म यूज़ करी गई है। तो इंटरपोल का जो पार्टिसिपेंट है हमारा वो CBI है। तो क्या होता है कि 100 रेड नोटिस इसको जारी करेगा अब तक की। तो ये हमारे रेड नोटिस क्या है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस न्यूज़ के अंदर। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरपोल, और इसके अंदर क्या है 195 मेंबर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसका जो मेन हेड क्वार्टर है हमारा फ्रेंड्स, वो हमारा फ्रांस के अंदर इसका हेड क्वार्टर है, लियोन में। और इसमें जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। एंड फिर हम बात करते हैं कि इसकी गवर्नेंस की, ये क्या करता है, जो इसका ये हर एक जो मेंबर है इसका क्या होता है, इंटरपोल हमारा सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और यहाँ क्या होता है, किस तरीके से रोल प्ले करती हैं कि कहीं भी कोई भी या तो टेररिस्ट या फिर कोई भी किसी प्रकार से भागा हुआ व्यक्ति किसी भी कंट्री के अंदर पकड़ा जाता है, तो ये
यहाँ की पुलिस जा करके उसको पकड़ लेती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। ये पावर्स इनको यहाँ पर मिलती हैं इंटरपोल के अंदर। ये टेररिज्म को भी काफ़ी कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। अब इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, 8 टाइप्स के नोटिस होते हैं। 8 टाइप के नोटिस इनको मिलते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और इसके अंदर हमारे 13 मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के। अब आप देखिए यहाँ पर कितने नोटिस है। रेड नोटिस है जो हमारा जारी किया जाता है वांटेड पर्सन के लिए, यानी कि कोई वांटेड पर्सन है, अगर वो भाग गया है तो रेड नोटिस जारी होगा और कहीं भी वो मिलेगा वो उसको वहाँ से पकड़ लेंगे। फिर होता है हमारा येलो नोटिस जो मिसिंग व्यक्ति के लिए है। ब्लू नोटिस है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ग्रीन नोटिस होता है वार्निंग एंड इंटेलिजेंस। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट। फिर है पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी। फिर होता है हमारा इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, जो क्या होता है ग्रुप एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू द यूएनएससी सैंक्शंस। ये यहाँ पर ये हमारा स्पेशली जो हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये यहाँ पर उनके कंसर्न में होता है। तो ये हमारे 8 नोटिस थे जो हमारा इंटरपोल के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब इंडिया के अंदर जो इंटरपोल है, इंटरपोल का पार्टिसिपेंट है वो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हम इंडिया टुडे के एक आर्टिकल की जो क्या बात करता है हमारी, ये हमारी बात करता है फीवर की, वैली फीवर। वैली फीवर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये वैली फीवर हमारा जो है आजकल बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो ये कहाँ से आया है, ये कैलिफोर्निया के किसी इलाके से आया है। और वैली फीवर अ फंगल डिजीज है एंडेमिक टू द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। एंडेमिक का टर्म का मीनिंग फ्रेंड्स ये होता है, मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि हमने यूज़ करा था कोरोना के टाइम में पेंडेमिक। पेंडेमिक का मीनिंग होता है कि ऐसी कोई बीमारी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली है, यानी कि हर एक कंट्री के अंदर गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। लेकिन एंडेमिक क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, यानी कि पर्टिकुलर रीजन में होने वाली कोई डिजीज, उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। तो यहाँ कैलिफोर्निया में हो रही है, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के एरियाज में। अब क्या है ये वैली फीवर? वैली फीवर एक ये है, इसको हम ये भी बोलते हैं कोकीडायोडोमाइकोसिस। कोकीडायोडोमाइकोसिस। और ये किसके द्वारा होता है, फंगस होता है एक हमारा कोकीडायोडिस, जिससे ये फैलता है और ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है। अब क्या होता है, कुछ एरिया हमारा साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट का क्या हो जाता है, सूख जाता है, सूखा पड़ जाता है, या वहाँ पर जो मिट्टी है वो गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस मिट्टी के अंदर बीमारी पैदा होनी शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड सॉइल होती है और इसके अंदर ये कीड़ा पैदा हो जाता है। और जो भी इसके अंडर में आएगा, मतलब इसके सिम्टम जो है एक तरीके से क्या है, कोजिंग सिम्टम जो है इसके, जैसे किसी का स्वेट लग गया या किसी की बॉडी टच हो गई, तो उससे ये हमारा फीवर फैल जाता है। और यहाँ पर सीरियस इसको यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड करी गई हैं, आप देख सकते हैं ये पिक्चर के अंदर, इस तरीके से ऐसे हो जाता है। और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा अटैक करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और लंग्स वगैरह पर भी ये अटैक करता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है फ्रेंड्स, इसका एक माइल्ड सा है, ये माइल्ड केसेस हैं इसके, और ये रिजॉल्व हो जाता है इजीली, जैसे कि डॉक्टर ट्रीट करते हैं एंटी फंगल मेडिकेशंस के द्वारा इसको। तो इतनी बात हो जाती है इस फीवर को लेकर के, वैली फीवर को लेकर के। फिर हम बात करते हैं एम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स की। तो मंकी पॉक्स हमारे काफ़ी सालों से चर्चा में रहा है, बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडिया में भी आ गया है। अब इंडिया में एक पेशेंट मिला और इसको इन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, यानी कि पकड़ लिया इसको। अब ये इस पर पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि पूरी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है, क्या था, कहाँ से आया ये हमारे इंडिया के व्यक्ति के ऊपर। फिर अब बात करते हैं व्हाट इज़ मंकी पॉक्स, यानी कि मंकी पॉक्स हमारा होता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो मंकी पॉक्स है हमारा वायरल जूनोसिस, अ वायरल ट्रांसमिटेड ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि क्या होता है कि जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारी है ये। और इसका जो सिमिलर सिम्टम है वो एक तरीके से ऐसा समझ लो जैसे स्मॉल पॉक्स पेशेंट को होता है, इस तरीके से आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, इस तरीके के छाले टाइप के से ये हो जाते हैं,
बॉडी पर। और ये हमारा कहाँ से आया था? ये हमारा वेस्ट अफ्रीका से, हमारे रीजन से आया था ये। इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसको क्या होता है? टाइपिकली फीवर होता है, रैश, स्वोलन लिम्फ हो जाते हैं, लीड टू रेंज ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। और ये 2 से 4 हफ्तों के बीच में रहता है। डायग्नोसिस क्या क्या है इसके अंदर? रैश, इलनेसेस और चिकन पॉक्स, मीजल्स, बैक्टीरिया स्किन इन्फेक्शन, स्कैबीज, साइफिलिस एंड मेडिकेशन एसोसिएटेड एलर्जी। इस तरीके की ये सभी चीज़ें इस फीवर के अंदर हो जाती हैं, इस इन्फेक्शन के अंदर हो जाती है, मंकी पॉक्स के। फिर हम बात करते हैं डाउन टू अर्थ। ये हमारा एक आर्टिकल है डाउन टू अर्थ से, जो बात करता है स्पेशली मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाइटल माइक्रो न्यूट्रिएंट स्टडी। यानी कि फ्रेंड्स, ये हमारी न्यूज़ क्या है कि हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं ले पाते। यानी कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक भी इंडिया में मोस्टली हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। उसके रिगार्डिंग ये एक स्टडी यहाँ पर हुई है, जो बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हम उसको नहीं लेते। मैक्रो तो हम ले लेते हैं लगभग, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं हम अपने खाने में नहीं ले रहे हैं। जैसे हम बात करें, ये हमारा वाई इन न्यूज़, यानी कि ये चीज़ क्यों है न्यूज़ के अंदर, ये बात कर रहे हैं कि ग्लोबल इनएडिक्वेसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जैसे हमारा क्या होता है, विटामिन ई होता है, आयोडीन होता है, कैल्शियम, आयरन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 एंड फोलेट, विटामिन B9 एक्रोस रीजन एंड एज ग्रुप्स। यानी कि इस तरीके के विटामिन को हम बहुत कम लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ जाती है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन की चीज़ें ले लेते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्ब, ये सब चीज़ें हम ले लेते हैं। मोस्टली ये हमें कुछ दालों से मिल जाती है, पल्सिस से, कुछ वीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, और ये सब चीज़ें हमें यहाँ से इजीली मिल जाती है और हमारे डाइट में भी डेली लगभग रहती हैं। बट इस तरीके की चीज़ें हम ले नहीं पाते। जैसे हमारा आयरन हो गया, विटामिन ई हो गया, आयोडीन हो गया, विटामिन B12 हो गया या B2 हो गया, इस तरीके की चीज़ें हम डेली ले नहीं पाते। अब क्या होता है कि जो हमारा डाइटरी मॉडिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन एंड सप्लीमेंटेशन, ये हमारी टेक्निक्स है जो क्या करती हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स को और अच्छे तरीके से क्या करती हैं, बढ़ाती है। जैसे कि इसकी हमारी क्या स्टडीज़ आई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में लिए जाते हैं। जैसे कि हमारा आयरन हो गया, विटामिन ए हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, आप देख सकते हैं। और ये ज़्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी इन सब चीज़ों को वजह से होती है। जैसे ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इस तरीके की बाहर की चीज़ें खाने लग जाते हैं, अल्कोहल का यूज़ करने लग जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेने लग जाते हैं जो हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। अब हम बात करते हैं कि इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है। मतलब अगर हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे, स्पेशली बच्चों में किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन बन जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ हमें आ जाती है या कौन सी डिजीज़ आ सकती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज़ हैं उनकी वजह से हमारी काफ़ी सिवियर कंडीशंस हो जाती हैं। जैसे कि ये क्या होता है, सीरियस हेल्थ इश्यूज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्पेशली किसके अंदर, जो हमारे बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट वीमेन हैं। जैसे कि क्या हो जाता है, एनीमिया, यानी कि एनीमिया, खून की कमी उनके अंदर होने लगती है। फिर अगर हम जनरल हेल्थ की बात करें तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है हमारा एनर्जी लेवल, मेंटल क्लियरिटी एंड ओवरऑल कैपेसिटी, यानी कि पढ़ने लिखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है, जल्दी से चीज़ें ग्रैब नहीं कर पाते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होने लगती है यदि अगर हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं लेते हैं। फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है, जैसे एजुकेशन आउटकम्स, यानी कि जब हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे साथ क्या होने लगेगा, एजुकेशन आउटकम्स भी हमारे पुअर होने लगेंगे, स्पेशली बच्चों के, जो उनकी ग्रोथ होती है। फिर अंडर न्यूट्रिशन की बात करें हम, जैसे अंडर न्यूट्रिशन के अंदर क्या प्रॉब्लम होने लग जाती है बच्चों में, एक टर्म होती है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब ये है कि जो बच्चा है उसका काफ़ी कम वज़न होता है,
यानी कि उस प्रॉब्लम की वजह से, कम न्यूट्रिशन लेने की वजह से उसका वज़न काफ़ी कम हो जाता है प्रॉपर तरीके से, जो आइडियल वेट होना चाहिए वो नहीं रह पाता। और स्टंटिंग यानी कि लो हाइट फॉर एज इन इज़ नोन एज स्टंटिंग, यानी कि काफ़ी छोटी हाइट हो जाती है जो एक प्रॉपर तरीके से आइडियल हाइट होनी चाहिए। ये हाइट में भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। और अंडर वेट की अगर मैं बात करूँ तो वेट भी कम हो जाता है। इसको हम एक तरीके से वेस्टेड की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, जैसे कि क्या होता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी आ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता ये, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक टर्म है हमारा फोर्टिफिकेशन। ये हमारा काफ़ी न्यूज़ में भी टर्म आ जाती है, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि यदि अगर मैं बात करूँ जैसे राइस सब खाते हैं और सबको खाने काफ़ी पसंद भी है, तो राइस के अंदर क्या होता है, फोर्टिफिकेशन टेक्निक के थ्रू कुछ ऐड कर दिए जाते हैं, क्या न्यूट्रिशंस को ऐड कर दिया जाता है ताकि अच्छी मात्रा में एक भरपूर तरीके से क्या मिले, न्यूट्रिशंस पूरे प्रॉपर तरीके से मिले, जैसे कि आयोडीन वगैरह हो गया या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम टेक्निक को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और ये व्हीट फ्लोर के अंदर भी हो सकती है, जैसे कि व्हीट फ्लोर फोर्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है, आयरन और फोलिक एसिड को ऐड कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारी जो हैं क्या होती हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है हमारी जो क्या बताती है, क्या स्टेटस है इंडिया का माल न्यूट्रिशन को लेकर। तो अंडर नूरिशमेंट एज पर द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी report released in 2024, India is home to 194.6 million यानी कि 19.5 करोड़ undernourished people, the highest in any country in the world। यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है किसकी, अंडर नूरिशमेंट की, यानी कि बच्चे प्रॉपर तरीके से क्या डेवलप नहीं हो पा रहे। और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की क्या है इसमें, इंडिया इज़ अ होम 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, यानी कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया के पास 1/3 क्या हैं, ऐसे बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन को फेस कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFSHS 2019 और 21, ये क्या हमें बताता है कि ये डेटा बताता है कि अप्रोक्सीमेटली 36% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंट, 19% आर वेस्टेड, 32% आर अंडर वेट, 3% आर ओवर वेट यानी कि जो काफ़ी ओबेसिटी हो जाती है, मोटे हो जाते हैं। तो ये तो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है बच्चों में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, कि जो बच्चे वेस्टेड हो रहे हैं, यानी कि वेट उनके प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे, हाइट उनकी कम हो रही है। तो ये हमारा NFHSA के सर्वे से पता चलता है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक आती है, ये आती है 28.7, और चाइल्ड वेस्टिंग रेट है हमारे 18.7। तो इम्पोर्टेंट रेट्स हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। और जो हमारा नेशनल हेल्थ सर्वे है, फैमिली हेल्थ सर्वे, वो हमें ये सब चीज़ें बताता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि 25.0% इन मैनेज्ड, इसको आप छोड़ दीजिए, आप इसको देख लीजिएगा आराम से। इंटर जनरेटेड इफेक्ट मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या होता है मैटरनल, यानी कि जो मदर होती है उसमें क्या हो जाता है, एनीमिया, यानी कि प्रॉब्लम हो जाती है खून की कमी की, और बच्चों में भी सेम प्रॉब्लम हो जाती है। लॉन्ग टर्म हेल्थ चैलेंजेस हो जाते हैं इन सब हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो इसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशंस को दें। ये सब चीज़ें हमारी इस आर्टिकल को लेके हो जाती है। और अगर हम बात करें इसमें इम्पोर्टेंट यूनिसेफ असिस्टेंस की, तो ये क्या करता है, इंश्योर्स यूनिसेफ सपोर्ट कवर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग हेल्थ, यानी कि यूनिसेफ हमारा कवर ये सभी चीज़ें कर रहा है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड सैनिटाइजेशन, जो क्या है एड्रेस कर रहे हैं हमारे मैनिफेक्चर्ड नेचर ऑफ माल न्यूट्रिशन को। अब हमारे इस आर्टिकल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आज का, अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से देखिए आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समृद्धि स्कीम
समृद्धि स्कीम हमारी क्या है, ये तो हमारे स्टेटमेंट दे रखे। इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी, ये क्या है हमारा समृद्धि स्कीम जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, और इसका एम है सपोर्ट करना एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग एक्सेलरेटर्स टू सेलेक्ट एंड एक्सेलरेट पोटेंशियल IT बेस्ड स्टार्टअप टू स्केल, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉर्पोरेशन। पहला स्टेटमेंट है, इट कंडक्ट्स अ समिट एवरी 3 years विद द होस्ट ऑल्टरनेटिंग बिटवीन चाइना एंड अफ्रीका। सेकेंड है, ऑल अफ्रीकन नेशंस आर मेंबर ऑफ दिस फोरम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कि ये हमारा करेक्ट है, यस ये चाइना और अफ्रीका के मेंबर्स के बीच में हुआ है, बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज जो हमारी यहाँ पर कंट्री थी एस वतनी, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये वाला रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओनली 1। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट स्कीम्स सिस्टम। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, इट अलाउज अ नेशनल लेवल सेंट्रलाइज सिस्टम अलाउइंग पेंशंस पे आउट थ्रू आउट एनी बैंक और ब्रांच इन इंडिया। यस, कि ये हम कहीं भी किसी भी ब्रांच से बैंक के पैसे ले सकते हैं इजीली। फिर है, अ पर्सन एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस सिस्टम शुड बी अ मेंबर, यानी कि मेंबर भी होना चाहिए ये EPFO का, ये भी करेक्ट है। तो बोथ A and B, both A1 and 2 आर करेक्ट। सो थैंक यू, आज के लिए बने रहिए।